नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो पशुपालन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हम ये देखेंगे कि भाई इनका जो समागम का टाइम है वो क्या होता है, कुछ पशुओं के जो वैज्ञानिक नाम हैं वो क्या है, इनमें कौन कौन से गुण सत्र वगैरह पाए जाते हैं, इन तमाम और कई पशुपालन से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जितने भी तमाम बिंदु आते हैं उन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं और बहुत तरीके से हम इनको समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है अपना इसमें वो है कि जानवरों में नर और मादा के जवान होने की जो उम्र है वो क्या क्या होती है। गाय और भैंस में अगर जवान होने की उम्र देखें हम तो 8 महीना है विद्यार्थी। भेड़ और बकरी में यही एज अगर देखें तो 6 महीना है। सुअर में अगर जवान होने की उम्र देखें तो 3 महीना है और घोड़ा में कई बार कितनी है, 12 माह है। तो आपको ये इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि ये जानवरों में नर और मादा के जवान होने की जो उम्र है, एक तरफ तो जानवर का नाम दे दिया जाएगा और एक तरफ इनकी एज दे दी जाएगी, कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ से भी सवाल बनने की संभावना है। इसी प्रकार एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि पालतू जानवरों के वैज्ञानिक नाम, एक प्रकार तो उनका जो फेमस नाम होता है, सामान्यतः जो नाम होता है वो दे दिया जाता है और एक तरफ वैज्ञानिक नाम दे दिया जाता है और यहाँ से सवाल बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। जैसे अगर हम बात करें देसी गाय, इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसका नाम है बॉस इंडिकस। क्या नाम है? बॉस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। विदेशी गाय इसका नाम होता है बॉस टॉरस। और नदी भैंस या जलीय जो भैंस होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बुलबुल, इसका बुबलुस बबेलिस होता है विद्यार्थी। और इसी प्रकार जो दलदलीय भैंस होती है उसका होता है बुलबुल काराबेनोसिस। और बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? केप्रा हिरकस। और फिर भी अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही, वीडियो में स्पष्ट नहीं दिख रहा है, कई बार पीडीएफ के सामने मैं आ जाता हूँ, पीपीटी के सामने, तो फिर आप जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या ऐप के ऊपर जो भी हमने ये पीडीएफ अपलोड कर रखी वहाँ जाकर आप देख सकते हैं वगैरह में अगर कोई तो देख लेना। भेड़ का जो नाम है वो है ओविस एरिस, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसी प्रकार एक कुबड़ वाला जो ऊंट होता है, एक कुबड़ वाला ऊंट भी होता है, दो कुबड़ वाला भी होता है। तो एक कुबड़ वाला जो ऊंट होता है वो कहते हैं कैमलस ड्रोमोडरियस और दो कुबड़ वाला जो ऊंट है उसको कहते हैं कैमलस बेसिट्रियनस कहते हैं। और जो घोड़ा होता है, घोड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है इक्यूवस कैबेलस है। और गधा का इक्यूवस एसिनस है। याक का बॉस उर्नियस और मिथुन का बॉस फ्रंटिलिस। इसी प्रकार कुत्ता का कैनिस फेमिलेरिस होता है और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है प्रेलिस कैप्स। और सुअर का संस डोमेस्टिक्स और मुर्गी का गैलन डोमेस्टिकस है विद्यार्थियों। खरगोश का ऑरिक्टोलेगस और क्यूनिकुलस नाम होता है वैज्ञानिक नाम। इसी प्रकार एक तरफ दे रखा है जानवरों के प्रसव की जो क्रिया है उसका समय दे रखा है और एक तरफ दे रखा है उनका जो समागम क्रिया है उसको क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की एक टेबल बना रखी है, इसमें तो जानवरों का नाम लिखा हुआ है, ये तो सारे जानवरों के नाम आएंगे। इसमें उनकी जो प्रसव क्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है और इस वाले टेबल में उसका समागम क्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे गाय और भैंस की हम प्रसव क्रिया को बोले तो काविंग कहते हैं और इसके समागम क्रिया को सर्विंग कहते हैं। भेड़ में प्रसव क्रिया को लैम्बिंग बोलते हैं और समागम क्रिया को टपिंग कहते हैं। बकरी में इसको प्रसव जो क्रिया होती है उसको किडिंग कहते हैं और समागम क्रिया को सर्विंग कहते हैं। घोड़ी में प्रसव क्रिया को फोलिंग, प्रसव क्रिया मतलब जब उसके बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं फोलिंग कहते हैं। और समागम मतलब जब वो प्रेग्नेंट वगैरह होती है उसको कवरिंग। और सुअर जो होता है, सुअर का जो मादा सुअर होती है, सुअर लिखा है यहाँ पर मैंने, उनको फ्रोनिंग कहते हैं और इसकी समागम को कॉपलिंग कहते हैं। कुतिया में जो प्रसव क्रिया होती है उसको वेल्पिंग कहते हैं। ऊटनी में विद्यार्थियों जो समागम क्रिया होती है उसको लखाना कहते हैं। बिल्ली में जो प्रसव क्रिया होती है उसको क्विनिंग कहते हैं। और मुर्गी में जो प्रसव क्रिया होती है उसको हैचिंग और समागम क्रिया को मैटिंग कहते हैं। खरगोश में प्रसव क्रिया को किडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? किडलिंग कहते हैं। इसी प्रकार एक तरफ जानवरों के मीट का नाम दे रखा है और एक उनका ड्रेसिंग प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत ड्रेसिंग प्रतिशत। मैंने आपको जो डेफिनेशंस लिखाई थी वह बताया था कि ड्रेसिंग प्रतिशत किसे कहते हैं? किसी भी पशु का ऐसा मांस जो खाने योग्य होता है उसको ड्रेसिंग कहते हैं। तो गाय में अगर हम देखें, गाय के जो मीट होता है उसका मांस होता है उसको बीफ नाम से जानते हैं और वो 55% ही खाने योग्य होता है। और भैंस का केरा बीफ कहलाता है, 57% होता है।
और भेड़ का जो मांस है उसको मटन कहते हैं और 50% खाने लायक होता है वो, उसका जितना भी मांस होता है उसका। बकरी का चेवान या चेवनी कहते हैं विद्यार्थियों, और 49% होता है। बछड़ा को पील कहते हैं उसके मांस को, घोड़े के मांस को सिविलाइन कहते हैं, सुअर के को पॉर्क कहते हैं, और जो मुर्गियां होती हैं उनके मांस को चिकन कहते हैं, 65% खाने योग्य होता है। खरगोश वाले को गेम कहते हैं, खरगोश का भी लोग बाग मांस खाते हैं, उसको गेम कहते हैं। इसी प्रकार मायोग्लोबिन की अधिकता के कारण बड़े जानवरों का जो मांस है उसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो कई बार पूछा जाता है मांस का रंग लाल क्यों होता है, तो किसकी अधिकता के कारण होता है, तो मायोग्लोबिन के कारण। और मायोग्लोबिन की कमी होती है जैसे मुर्गी वगैरह का जो मांस होता है उसमें, इसलिए उनका जो मांस पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, सफेद। तो मुर्गियों का मांस सफेद होता है, बकरे का देखा होगा तो रेड होता है, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। पोल्ट्री वाले में जितने भी होते हैं मुर्गी वगैरह, इनमें मायोग्लोबिन की मात्रा कम होने की वजह से उनका जो मांस का रंग है वो व्हाइट होता है। इसी प्रकार ये पालतू जानवरों की आवाजों के बारे में भी दे रखा है कि कौन से जानवर की आवाज को किस नाम से जाना जाता है। जैसे गाय और भैंस है तो उनको जो चिल्ला मतलब वो बोलते हैं उनको, उनका आवाज करना क्या कहलाता है, रंबाना। भेड़ बकरी को क्या बोलते हैं, भेड़ और बकरी मिमियाना बोलते हैं। सुअर को गुरगुराना, घोड़ा हिनहिनाता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, आवाज करते हैं ना, उसको बोलते हैं म्याऊं म्याऊं। और पोल्ट्री में बाग देना, और गधा रेंकता है। और इसी प्रकार विभिन्न पालतू जानवरों के जो गर्भकाल है, कब कब इनका गर्भकाल कितना टाइम का होता है उसके बारे में दे रखा है। तो एक तरफ तो गाय जानवर का नाम दे रखा है और एक तरफ उनका गर्भकाल कितने समय का होता है उसके बारे में दे रखा है। तो जानवर में जैसे अगर हम देखें गाय, गाय का गर्भकाल 283 दिन यानी कि 9 माह और 9 दिन के आसपास होता है। और भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है, 10 माह और 10 दिन के आसपास। भेड़ का गर्भकाल 145 दिन होता है, 5 माह और 5 दिन। और बकरी का होता है 155 दिन, नहीं ये 5 माह में 5 दिन कम है, 145 दिन ही होता है भेड़ का। और बकरी में 155 दिन का होता है, यानी 5 माह और 5 दिन के आसपास होता है। घोड़ी में देखें 341 दिन। ये सीधे सीधे फैक्ट आपको याद करने हैं, इनको नहीं कर सकता। ऊँटनी में देखें हम 290 दिन यानी 13 महीना। सुअरी में देखें तो 114 दिन, 3 माह 3 और 3 दिन के आसपास होता है। कुतिया और बिल्ली में देखें विद्यार्थियों तो 62 दिन या 2 माह और 2 दिन के आसपास का समय होता है। इसी प्रकार जानवरों के फार्म शुरू करने के लिए जानवरों की जो इकाइयां हैं वो कितनी होनी चाहिए। अगर सुअरों का फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं 3 सुअरी के ऊपर 1 सुअर होना चाहिए। बकरी का करना चाह रहे हैं तो 10 बकरी के ऊपर 1 बकरा। भेड़ का करना चाह रहे हैं तो 30 भेड़ों में 1 मेंढा होना चाहिए। जो नर भेड़ होता है उसको मेंढा कहते हैं या भेड़ा कहते हैं। मुर्गियों में 100 मुर्गियां होनी चाहिए कम से कम। बर्डिंग में 250 चूजे होने चाहिए। और गाय में एक दुधारू गाय तो कम से कम होनी चाहिए। भैंस में एक दुधारू भैंस होनी चाहिए। ऊँट में एक ऊँट और एक गाड़ी होना जरूरी होता है। भारत में पशुपालन से संबंधित कुछ क्रांतियां हैं और उनके जनक है, उनके बारे में दे रखा है। क्रांतियां जैसे आपसे पूछा जाए अंडा उत्पादन से संबंधित जो क्रांति थी उसका नाम रजत क्रांति, और इसके जो जनक किसको कहा जाता है। तो एक मैंने एक टेबल बना रखी है यहाँ पर, इन क्रांतियों का नाम लिख रखा है एक तरफ, और एक तरफ इनसे रिलेटेड जो भी इनका क्षेत्र था वो, और एक इनका जनक किसको माना जाता है वो लिख रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल आने की संभावना है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन से, एक प्रोडक्ट से है विद्यार्थियों। और इसका जो जनक किसको माना जाता है, तो इसका जनक नहीं इसकी जननी माना जाता है इंदिरा गांधी को। तो रजत क्रांति की माँ किसको कहा गया है, इंदिरा गांधी आयरन लेडी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है, फर्स्ट लेडी पीएम रह चुकी है, इसको कहा जाता है। एक आता है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, दूध उत्पादन से है। और इसके जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है इसका जनक। इसी प्रकार एक गुलाबी क्रांति है, और गुलाबी क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है, और दुर्गेश पटेल को इसका जनक कहा जाता है। एक है नीली क्रांति, इसका संबंध मछली उत्पादन से है, इससे मछली उत्पादन से है। और इसका जो जनक माना जाता है डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्ण को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और हरित क्रांति आपको पता है चावल और गेहूं के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति का भारत में जनक किसको माना जाता है विद्यार्थियों, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। मेरा आपसे एक सवाल है, तो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, कमेंट करके जरूर बताना। आगे है कि कुछ गौशाला और गौसदन और पिंजरा पोल में क्या अंतर है। गौशाला एवं पिंजरा पोल जनता के सहयोग में चलने वाली एक धर्मार्थ संस्थाएं हैं।
गौशाला में उत्पादित गोवंश, जबकि गौसदन में अन्नोत्पादित गोवंश को भी रखा जाता है। और पिंजरा पोल में गोवंश के अलावा अन्य सभी जानवरों को रखा जा सकता है। ये इसमें अंतर है। क्या अंतर है जो मैंने बताई दिया आपको। एक तरफ दे रखा है विद्यार्थियों विभिन्न पालतू पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या। तो एक तरफ तो जानवर दे रखे हैं, एक तरफ उनके गुणसूत्रों की संख्या 2n में बतानी है आपको। तो बिल्ली और सुअर में विद्यार्थियों 38, और खरगोश में 44, दलदलीय भैंस में 48, नदीय जलीय भैंस में 50, और भेड़ में 54, और मिथुन में 58, गाय बकरी याक में 60, और गधा में जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो 2, और खच्चर हिनी में 63, और घोड़ा में 64, ऊंट में 74, और कुत्ता या जो मुर्गियां हैं उनमें 78 पाई जाती है। राजस्थान में पशुपालन से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहली संस्था जैसे एनआरसी का नाम आपने सुना ही होगा। एनआरसी का जो पूरा नाम है वो क्या होता है, नेशनल रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, और ये कहाँ पर है, बीकानेर में। तो एनआरसीसी कहाँ है, बीकानेर मैदान। कहाँ है, बीकानेर में। हालांकि इसकी मैंने एक इमेज भी ली है। और बीकानेर में कहाँ पर है, जोड़बीड़ में है। कहाँ पर है, जोड़बीड़ में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी एनआरसीसी की स्थापना हुई थी 1984 को। कब हुई थी, तो ये पूछा जा सकता है एनआरसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जोड़बीड़ बीकानेर में है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1984 में। एनआरसीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। एक दूसरी संस्था है, इसका नाम है एनआरसीई, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन। ये इसका पूरा नाम है, ये भी बीकानेर में है। ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन जो हिसार वाला है, हरियाणा वाला, उससे रिलेटेड है एनआरसी। ठीक है, ये इसका इमेज भी दे रखा है मैंने। एक संस्था और है विद्यार्थियों, CSWRI। तो CSWRI इसका पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहते हैं। यह अविका नगर में है। कहाँ पर है, अविका नगर में है विद्यार्थियों। एक और संस्था है CCF, यानी कि सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, केंद्रीय गाय प्रजनन केंद्र है। ये सूरतगढ़ में है, और ये थार पारकर नस्ल के लिए काम करता है विद्यार्थी। इसके लिए काफी फेमस है, ये गाय की नस्ल है एक थार पारकर, इसके संबंधित काम करता है। और एक पांचवा और संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मैंने लिखाया है। इसका नाम है राजूवास। क्या नाम है, राजूवश है विद्यार्थियों। राजूवश कहाँ पर है, बीकानेर में। तो राजूवश में, इसका राजूवश का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है RAJ, यानी कि राजस्थान। यू का मतलब यूनिवर्सिटी, बी का मतलब होता है वेटरनरी, और ए का मतलब होता है एनिमल, और एच का मतलब है यहाँ पर साइंस। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल्स, यानी कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ पर है, बीकानेर में। इसकी स्थापना 13 मई 2014 को हुई थी। संगठन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है, ये पूछा जाए, बीकानेर में है। नवनीय इसका नवनिया भी है, नवनिया कहाँ, उदयपुर में है। जामडोली में है विद्यार्थियों। और जामडोली वर्तमान में कहाँ है, आप कमेंट करके जरूर बताना। और निर्माणाधीन कुछ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय भी है, इस जोधपुर में है, नावा में है। जो प्रस्तावित पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान जो कॉलेज है वो कहाँ, जैसे मंडावा, झुंझुनू, बस्सी, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली तो खुद ही जिला बन गया, सीकर, भरतपुर, सिरोही, इनमें भी विद्यार्थियों प्रस्तावित पशु चिकित्सा कॉलेज बनने वाले हैं। और संगठित डेयरी विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है, तो डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एक तो बीकानेर में है, और एक बस्सी जयपुर ग्रामीण में है। राजूवास के अंतर्गत प्रसार शिक्षा केंद्र यानी कि PV के कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो एक तो बाकलिया नागौर में है, और एक पशु विज्ञान केंद्र जोधपुर में है, पशु विज्ञान केंद्र अविका नगर में भी है, पशु विज्ञान केंद्र एक कुम्हेर में भी है, और पशु विज्ञान केंद्र एक रतनगढ़ जो कि चूरू में है, चूरू में भी स्थित है। कहाँ कहाँ है वो लिख रखा है मैंने, एक कोटा में है, सिरोही में है, डूंगरपुर में है, झुंझुनू, धौलपुर, सूरतगढ़, और बोजुंदा में भी है। बोजुंदा पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इसके अलावा लूणकरण सर बीकानेर में है, रामसिंह जालोर में है, और पशु विज्ञान केंद्र एक और झालावाड़ में भी है, जोबनेर में भी है। राजूवास के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र भी संचालित है, जो कि नोहर में है। कृषि विज्ञान केंद्र भी शामिल है इसमें, जो नोहर हनुमानगढ़ में संचालित है। और राजूवास के विभिन्न केंद्र पर गायों की देसी नस्लों का संवर्धन भी किया जा रहा है राजूवास के द्वारा ही। जैसे गिर की बात करें तो ये वल्लभ नगर में किया जा रहा है संवर्धन हेतु केंद्र। काकनौज की बात करें तो कोडमदेशर में किया जा रहा है। राठी पर बीकानेर में किया जा रहा है।
मालवी पे डग झालावाड़ में किया जा रहा है, और साहिवाल पे पोडमदेशर में किया जा रहा है, और थारपारकर चांदन और बिछवाल में किया जा रहा है। आरएलएस धौलपुर पर बकरी सिरोही नस्ल पर अनुसंधान किया जा रहा है, और आरएलएस वल्लभनगर में भैंस की जो सूरती नस्ल होती है उसके ऊपर भी अनुसंधान किया जा रहा है। तो यहाँ से भी कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं। पशुपालकों को वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन हेतु केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा सरकार में अनेक वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनमें से कुछ केंद्र निम्नलिखित है। कौन कौन से केंद्र है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक तो राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, आपसे पूछा जाए कहाँ है, ये संचालित है कहाँ पर, जोड़बीड़ बीकानेर में। एक केंद्रीय मवेशी अनुसंधान केंद्र है श्री गंगानगर में। कपास सुधार परियोजना है श्री गंगानगर में। केंद्रीय कृषि फार्म है सूरतगढ़ में, तो रूस की सहायता से चालू किया गया विद्यार्थियों 1956। कब किया गया था? 1956 में चालू किया गया। और बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछा जाए कहाँ है? बीकानेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी बीकानेर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? बीकानेर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र एनआरसी कहाँ है? जोड़बीड़ बीकानेर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसे हम काजरी कहते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ विद्यार्थियों? ये भी जोधपुर में ही है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अविकानगर। राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुड़ामलानी बाड़मेर। 2023 में इसको स्थापित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। और भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर में है। और जवार अनुसंधान एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ? वल्लभनगर है ये भी। और बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर में है। इसको देख लेना विद्यार्थियों, गुड़ामलानी अभी वर्तमान में बाड़मेर में है या फिर बालोतरा में चला गया है, इसको मैं देख के एक बार कमेंट करके आपको जवाब दे दूंगा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर में है। केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र ये भी अविकानगर में है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ में है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर में है। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र ये जोड़बीड़ में है। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़, जयपुर, फतेहपुर, बाकलिया में है विद्यार्थी। बाकलिया पहले पड़ता था नागौर में, अभी वर्तमान में देखना पड़ेगा कहाँ है। फतेहपुर पहले सीकर में पड़ता था, अभी शायद नीम का थाना में आ गया है, लेकिन एक बार क्लियर कर देंगे इसको। बाकलिया पहले नागौर। राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में था, अब जयपुर ग्रामीण में चला गया। और कुमेर डग, डग पड़ता है झालावाड़ में, नौहर पड़ता है हनुमानगढ़ में, चांदन पड़ता है जैसलमेर में। गाय भैंस की कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कहाँ है? बस्सी जयपुर ग्रामीण में है, मंडोर जोधपुर में है, फोजन सीमन बैंक वगैरह ये है विद्यार्थी। इस प्रकार जो आज का जो लेक्चर था यहीं कंप्लीट हो जाता है। एक मोटिवेशनल कोड है विद्यार्थियों, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पद निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो विद्यार्थियों, हमेशा अपने लक्ष्य पर काम करते रहो। इसके साथ आज की क्लास में यहीं करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर